हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है और ये लाइट के किन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल था। और आज ये जानेंगे कि जिन जिन लाइट के फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन सबको एक्सप्लेन कौन करेगा, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करेगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट में वेव नेचर होता है, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग ये समझते हैं कि लाइट में पार्टिकल नेचर है। और इस तरह से यह कंक्लूजन निकलता है कि लाइट की कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है जब हम लोग लाइट में वेव नेचर मानते हैं, और लाइट की कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है जब हम लोग लाइट में पार्टिकल नेचर मानते हैं। और इस तरह से कंक्लूजन निकलता है कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का लिमिटेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। किस चीज को एक्सप्लेन किया था, तो देखो, इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए, किस चीज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को, जैसे या फिनोमिनन को, है ना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, इन सबको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना। लेकिन ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने में, जैसे किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इन सबको एक्सप्लेन करने में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल कर गया था। तो ये एक्सप्लेन किस थ्योरी से होगा, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये एक्सप्लेन होता है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट होता है, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं इमिट होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है। और किस फॉर्म में होता है, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। और प्रत्येक पैकेट का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। उस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने कहा क्वांटम, और लाइट के केस में उसी क्वांटम ऑफ एनर्जी को फोटॉन कह देते हैं। एनर्जी प्रत्येक क्वांटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जो रेडिएशन है, लाइट है, उसके फ्रीक्वेंसी के। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं एच, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इस तरह से ई बराबर एच न्यू एक फॉर्मूला हो जाता है। चलिए हम लोग इसे लिखकर समझते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, एनर्जी इज इमिटेड, है ना, नॉट कंटिन्यूअस, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम, इमिटेड भी कह सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूअसली बट बट discontinuously, energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in a small packets of energy, ठीक है, called called quanta, को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। कॉल्ड क्वांटा, ये क्वांटम का प्लूरल है। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ
क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन्स। समझाएंगे? देखिए कहा जा रहा है क्या, समझिएगा इस बात को अच्छे से। ठीक है, कि एनर्जी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो कहता था कि एनर्जी किसी भी सोर्स से अगर इमिट होगा तो कैसे इमिट होगा, कंटिन्यूअसली इमिट होगा वेव के फॉर्म। ठीक है, ये थ्योरी कहता है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से इमिट हो या एब्जॉर्ब हो तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, और कैसे, तो इस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स होता है जिसका एनर्जी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअसली, तो मान लीजिए ये एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इस तरह से एक बार निकला। ठीक है, और ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर यहाँ निकलना स्टार्ट होगा, तो फिर डिसकंटिन्यू होता जाएगा इसी। ठीक है ना, यहां से किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो कैसे इमिट या एब्जॉर्ब होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो कंटिन्यूअस नहीं ना, साथ में सब लिख देते तो कंटिन्यूअस होता, अलग अलग है, डिसकंटिन्यूअसली। और किस फॉर्म में, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इमिट होता है, जिस और प्रत्येक, यहां तक क्लियर है मेरी बात? ठीक है, और फोटोन, लाइट के केस में जो एनर्जी होगा क्वांटा का, उसी को क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये समझते हैं हम लोग कि एनर्जी ऑफ इच क्वांटम, एनर्जी ऑफ इच क्वांटम, क्वांटम का प्लूरल क्वांटा होता है, एनर्जी ऑफ इच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी प्रत्येक क्वांटम का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं रेडिएशन कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइट, या रेडिएशन कह सकते हैं, रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं लाइट। एनर्जी प्रत्येक क्वांटम का किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखना होगा, लिखना होगा E, यानी एनर्जी ऑफ इच क्वांटम, लिख देते हैं एनर्जी ऑफ इच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इस लाइट के पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ना, तो एक कांस्टेंट दिया जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H क्या है, जहां H जो है, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, और H का वैल्यू क्या होता है, ये कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऐसा हमारा होता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसका, कि टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कि टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, है ना, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
टोटल एनर्जी इमिटेड, देखिए मिट गया है, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इच क्वांटा, क्वांटा, दैट मीन्स E इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एच न्यू, ऐसा हो जाएगा। जहां n क्या रिप्रेजेंट करेगा, n हो जाएगा नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल है तो n क्या होगा, नंबर होगा, इंटीजर्स होगा पॉजिटिव 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। ये थ्योरी कहता है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से इमिट हो या एब्जॉर्ब हो तो वो कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस होता है। किस फॉर्म में, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्वांटम का प्लूरल ही क्वांटा होता है। लाइट के केस में एनर्जी जो होगा क्वांटम का, उसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डिसकंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा और रेड, और इस तरह से को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एनर्जी होगा प्रत्येक क्वांटम का क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। देखिए एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर हमने क्या लिखा, एच न्यू लिख दिया, E बराबर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख दिया, तो अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिए H, और इस तरह से फॉर्मूला हो गया E बराबर एच न्यू, ठीक है। याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को, ठीक है। और टोटल एनर्जी अगर किसी सोर्स से इमिट या एब्जॉर्ब होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा इच क्वांटा का, तो E बराबर n इंटू एच न्यू। ये एक एनर्जी है इच क्वांटम का, ये एक क्वांटम का एनर्जी है E बराबर एच न्यू। ये एक पैकेट हुआ ना, तो एक पैकेट का एनर्जी हुआ E इंटू एच न्यू। अब जितना पैकेट है उतने से अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, तब ना टोटल एनर्जी का पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे n इंटू एच न्यू किया गया है। आपको आइडिया हो गया होगा, ये यही थ्योरी कहलाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं और भी चीजें। जैसे यहाँ पे समझिएगा जो बोलेंगे आपको, आपको ये फॉर्मूला एक पहले से पता है क्या, C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। एक फॉर्मूला आपको ये पहले से पता है। एक अभी फॉर्मूला आपको मिला है ना, किस थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या मिला एक फॉर्मूला आपको कि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ऐसा फॉर्मूला होता है। अच्छा अब जरा सा समझिएगा, यहाँ पे आप न्यू इज इक्वल टू, यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, टी बाई लैम्डा। इस हिसाब से इस वैल्यू को यहां रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। एच और सी दोनों कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी क्या है, वेलोसिटी है लाइट का, तो दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर एच और सी क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, लैम्डा का। अच्छा एक तो ये हमारा निकला, इसका क्या मीनिंग निकला कि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम हो, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। और अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाए। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना, क्या कह के कि अगर हम लोग वेवलेंथ इंक्रीज कराएं, यानी वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये आइडिया लगा क्या मैंने एक्सप्लेन किया। साथ ही आप यह भी समझ लीजिए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, अभी मैंने पीक्यूटी से बताया था कि ऐसा होता है। तो यहां भी सेंस निकला कि एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे और एनर्जी डिक्रीज करेगा अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिक्रीज करेगा तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लगा होगा कि किस तरह से ये होता है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और वेवलेंथ और एनर्जी के बीच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग
डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन whose frequency is this। देखिए समझिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले आप लिख लीजिए। तो गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट का। गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको सिंबल क्या होता है? न्यू होता है। क्या है ये? 5 × 10⁻14 पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब कहा जा रहा है कि एनर्जी क्या होगा 1 मोल फोटोन का, बताइए, बताना है आपको। तो 1 फोटोन का एनर्जी अगर निकाल ले तो फिर 1 मोल से मल्टीप्लाई करके 1 मोल का निकाल लेंगे। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, है ना, एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये जो हम लोग निकालेंगे ये 1 फोटोन का एनर्जी होगा। ठीक है, तो आप यहां पे निकालिए, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है ना, याद रखना। थोड़ा सा अच्छे से कट कर देते हैं, तो लगेगा कि सर कंजूसी करते हैं काटने में, है ना। अब इसको लिख दो, तो 6.6 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, जुड़ जाएगा, बेस से में पावर जुड़ेगा तो -34 और 14 है, तो कितना आ जाएगा? -20। तो ये 1 फोटोन का एनर्जी हुआ। ये 1 फोटोन किस में प्रेजेंट है? इस फ्रीक्वेंसी वाले लाइट में, यानी जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना है उस लाइट के में प्रेजेंट 1 फोटोन का एनर्जी इतना है, यानी एक पैकेट का एनर्जी इतना है। अब कहा जा रहा है कि 1 मोल फोटोन का एनर्जी क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज इक्वल टू, अब 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है ना, तो मोल से मल्टीप्लाई, यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 5 इंटू 10⁻, है ना, और यहां लिख देंगे -20 जूल। देखिए, तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी इतना जूल हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विल बी द आंसर। आपको समझ आ गई होगी बात। क्या है क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी गिवन है, 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले हमने 1 फोटोन का एनर्जी निकाल लिया। अब मान लो 2 फोटोन का कहता तो 2 से गुना करते ना, 3 का कहता तो 3 से करते, 1 दर्जन का कहता तो 12 से गुना करते। अब यहाँ 1 मोल का कह रहा है तो 1 मोल से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि, क्वेश्चन में है क्या, समझिएगा बात को, कि व्हाट इज रेशियो बिटवीन एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन। दो रेडिएशन की एनर्जी का क्या रेशियो होगा, है ना। और वो रेडिएशन क्या है कि एक रेडिएशन का वेवलेंथ है 1000 एंगस्ट्रॉम। मान लो लैम्डा वेवलेंथ है ना, तो लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, और एक का मान लो कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। और एक का वेवलेंथ कितना है? इसको लैम्डा 2 बना दीजिए, इसका एंगस्ट्रॉम क्या लिख दीजिए? 2000 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए। तो ये गिवन हुआ क्वेश्चन, ये दोनों गिवन है। और कहा जा रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी क्या होगा, दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग E1 निकाल लेंगे, E1 क्या होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग E2 निकाल लेंगे, और यही दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। तो देखो आपको पहले से ही पता है क्या कि E बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, और एच ई बाई क्या हो जाता है? लैम्डा क्यू। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा, तो E बराबर HC बाई लैम्डा हुआ। ठीक है, इसी आधार पर E1 बाई E2 निकालना है, तो डायरेक्टली आप लिख दो कि वी नो दैट क्या कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू, E1 का फॉर्मूला डालो HC बाई लैम्डा 1। ठीक है, HC में 1 नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। होल डिवाइडेड बाई HC बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा 2। इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा HC बाई लैम्डा 1 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा 2 बाई कितना हो जाएगा? HC।
HCSC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। देखो डायरेक्ट एक रिलेशन टाइप का आने लगा। तो लैम्डा 2 का वैल्यू रख दो, कितना होगा लैम्डा 2 का वैल्यू, तो लैम्डा, देखो लैम्डा 2 कितना है, 2000 है, तो ऊपर रख दीजिए 2000 एंगस्ट्रम, और नीचे लैम्डा 1 लिख दीजिए कितना, 6000 एंगस्ट्रम। अब सॉल्व करना है इसको, तो कितना करोगे, एंगस्ट्रम से ये कैंसिल, 3 0 से ये कैंसिल, 2 3 जा 6, क्या आया रेशियो, 1:3। तो देयरफॉर E1:E2 बराबर 1:3। यही हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। बन गया ये क्वेश्चन, आपको आइडिया लग गया होगा ये कैसे बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, जरा सा ध्यान देते हैं। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितने फोटॉन्स हमें चाहिए जिससे कि 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और वो जो फोटॉन्स होंगे वो किस लाइट में प्रेजेंट है, तो जिस लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए आप लोगों को पहले बताया गया था कि टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड का एक फॉर्मूला बताए थे, टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। क्या हमने लिखा था, एब्जॉर्ब्ड इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच न्यू का, है ना। मैंने बोला था एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटम कह सकते। तो इस आधार पे एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटॉन्स। आपसे यही नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकाल लो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, एच न्यू। समझ गए मेरी बात। अब वैल्यू रख दीजिए, टोटल एनर्जी कितना है, 1 जूल है, यहाँ 1 जूल कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय, अब एच न्यू लिखा है ना, तो वहां तो वेवलेंथ दिया है ना, तो उसको चेंज कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा लिख देंगे। तो एच सी बाई लैम्डा रखिएगा तो वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, और इंटू सी रखेंगे 3 × 10⁻8, और होल डिवाइडेड बाई कितना, एच सी हो गया, और वेवलेंथ कितना है 4000 एंगस्ट्रम, तो 4000 लिख करके एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर, तो इतना जूल आ जाएगा। इसी को जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा, समझे। चलिए एक आध स्टेप और लिख के दिखा देते हैं आपको। इसमें आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए दिस इज इक्वल टू, आप जूल से तो जूल कैंसिल हो जाएगा ना, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 है और ये डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻10 होल डिवाइडेड बाई, फिर लिख देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू 3 × 10⁻8। अब आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, जो सॉल्व करके आएगा उतना ही आंसर होगा, दैट विल बी द हाउ मेनी फोटॉन्स, तो इतने फोटॉन्स होंगे, है ना। और जो 1 जूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, है ना, और वो फोटोन किस लाइट का होगा, तो 4000 एंगस्ट्रम जिसका वेवलेंथ होगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इसका एनर्जी ज्यादा होगा, है ना, रेड लाइट है, समझे, जिसका वेवलेंथ है 7500 एंगस्ट्रॉम, और इस में जो फोटोन है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, या एक वेवलेंथ है 5250 एंगस्ट्रॉम ग्रीन लाइट का, उसका उसमें जो प्रेजेंट फोटोन है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। तो देखिए एक रेड लाइट के लिए एक फोटोन, तो गिवन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, वेवलेंथ दिया है लैम्डा, किसका वेवलेंथ, रेड लाइट का, तो रेड कर दीजिए, इक्वल टू कितना है 7500 एंगस्ट्रम, 7500 एंगस्ट्रम।
और अगर बात करें इसकी ग्रीन लाइट की, तो वेवलेंथ जो है जी लिख दीजिए, ग्रीन लाइट का कितना है 5250 एंगस्ट्रम है। तो कहा जा रहा है कि बताइए इसमें से किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसके फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा, इसमें जो फोटोन प्रेजेंट है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, या इस लाइट में प्रेजेंट जो फोटोन है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। समझ आ रही होगी बात। ये वेवलेंथ किसका है, रेड लाइट का है, और ये वेवलेंथ किसका है, ग्रीन लाइट का है। ग्रीन लाइट का, लाइट भी कलरफुल होता है ना। अब इस रेड लाइट में जो फोटोन है उसका एनर्जी पूछा जा रहा है, ग्रीन लाइट का में फोटोन है उसका एनर्जी पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कंपेयर करके बताइए कि किसका एनर्जी जो होगा हायर होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन रेड रेड लाइट। तो लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए आप लोगों के। देखिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एनर्जी ऑफ 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 फोटोन, एक फोटोन की बात है, ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन इन रेड लाइट। रेड लाइट, रेड लाइट में जो फोटोन प्रेजेंट है उसका एनर्जी तो क्या होगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको एनर्जी यार लिख देते हैं इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन यहाँ न्यू नहीं ना दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, वेवलेंथ दिया, तो डायरेक्ट वही रख दो। एच सी बाई क्या लिख देंगे, लैम्डा। समझ आ रही है बात, एच सी बाई क्या लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे। और इसका वैल्यू पुट करेंगे, एच सी बाई लैम्डा आर लिख दिया, इसका सारा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कैसे पुट करोगे भाई, तो एच लिखोगे 6.6 इंटू 10 का पावर -34। सी कितना रखोगे, 3 × 10 का पावर 8, और डिवाइडेड बाई लैम्डा आर जो है वो लिख दोगे 7500 एंगस्ट्रम। 7500 एंगस्ट्रम है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा, 10 का पावर -10 इतना आएगा। और एनर्जी है यूनिट जूल लिखेंगे, इतना आ गया। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे एनर्जी ऑफ अ फोटोन प्रेजेंट इन रेड लाइट के जगह क्या लिख देंगे, ग्रीन लाइट लिख देंगे, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट के लिए एनर्जी लिख देंगे यहाँ पे जी, वैसे ही हो जाएगा एच सी बाई कितना, लैम्डा आर नहीं लिखना है इस बार, रेड था ये, पर ग्रीन के लिए लिखना है। तो रखिए वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। और डिवाइडेड बाई कितना लिख देना है, ग्रीन लाइट का कितना है 5250, तो 5250 एंगस्ट्रम है। बात समझे। तो ये हो गया। अब आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा और आप बता सकेंगे कि किसका एनर्जी ज्यादा है। ऐसे एक और ट्रिक है इसका बताने का, जरा सा देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि एनर्जी इनवर्स एच बराबर आप क्या लिख रहे हो, एच सी बाई लैम्डा, ऐसा लिख रहे हो ना। जैसे एक तो तरीका ये हुआ कंप्लीट एनर्जी निकाल करके कंपेयर कर लेंगे किसका ज्यादा है। एक तरीका और क्या है कि एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, एच न्यू, एच न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वेवलेंथ के, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। अब दोनों में देखो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ये 7500 एंगस्ट्रम है और ये है 5250 एंगस्ट्रम। ठीक है, कौन ज्यादा है, ये रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो रेड कलर का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका एनर्जी कम। देखो वेवलेंथ जो है रेड का ज्यादा है किससे, ग्रीन से। वेवलेंथ रेड का ज्यादा है किससे, ग्रीन से। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ना उसका एनर्जी कम होगा। तो इसमें एनर्जी कम किसका हो जाएगा, रेड का। एनर्जी ज्यादा किसका होगा, ग्रीन का। तो एनर्जी रेड का कम हो जाएगा, यानी रेड लाइट में प्रेजेंट फोटोन का एनर्जी कम हो जाएगा, और ग्रीन लाइट में प्रेजेंट फोटोन का एनर्जी ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर यही क्वेश्चन में था ना कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, दोनों में से किसका। तो याद रखना कि इसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ग्रीन लाइट में प्रेजेंट जो फोटोन है उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या है पढ़ना, उसको टॉपिक का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए समझिएगा मेरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है।
लाइट में प्रेजेंट पार्टिकल्स को हमने क्या कहा? फोटॉन्स कहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लाइट को किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं, ठीक है, तो मेटल के सरफेस में जो एटम्स प्रेजेंट है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो फोटोन जो लाइट में प्रेजेंट होता है स्ट्राइक करता है। जैसे ही स्ट्राइक करता है तो वो फोटोन अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है उस इलेक्ट्रॉन को। और अगर ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, इतना हो सका जिससे कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को ओवरकम कर पाए, तब वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है और सरफेस से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से सरफेस शाइन भी करता है। ठीक है, तो ये जो घटना है, इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि छत पर लोग सोलर पैनल लगा के रखते हैं। आखिर उसमें क्या होता है, कि सनलाइट जैसे ही सोलर पैनल के सरफेस पर फॉल करता है, तो वो सनलाइट का जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एक एप्लीकेशन है, जिसमें कि में सोलर पैनल के सरफेस पर जब लाइट सनलाइट फॉल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एप्लीकेशन अगर पूछा जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना, तो आप कह सकते हो क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन क्या हो गया, एक कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, यूजिंग सोलर पैनल। इसके अलावा जो डिजिटल कैमरा वगैरह होता है, तो डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं, फोटो सेंसर लगे होते हैं, जो डिफरेंट कलर को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, तो डिजिटल कैमरा में जो फोटो सेंसर लगे हैं वो डिफरेंट कलर को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई घटना है। इसके अलावा भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। एक तो डिजिटल कैमरा में मैंने बताया, एक डिजिटल पैनल में मैंने आपको बताया, सॉरी डिजिटल पैनल कह रहे हैं, एक डिजिटल कैमरा में है, उसके बाद आपका सोलर पैनल हुआ। और भी कई जगहों पे इसका यूज होता है, देखिए मैंने लिस्ट करके रखा है। जैसे जो सेंसर होता है ना, पोजीशन सेंसर या मोशन सेंसर होता है, देखे होंगे आप रोड साइड क्या रहता है ना, पॉल के ऊपर में ऐसे कैमरा लगा रहता है, देखिएगा। और अगर ओवर स्पीडिंग करते जाइएगा ना, तो वो कैमरा आपको रिकॉर्ड, आपके आपको सेंस कर लेगा कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, समझे। तो वही हुआ कौन, मोशन सेंसर उसमें लगा रहता है। तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही ये एप्लीकेशन है। सोलर पैनल हो गया, या पोजीशन या और मोशन सेंसर है उसमें, डिजिटल कैमरा है, इन सब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखिए, अभी मैंने बोला कि जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कराया जाता है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यह घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे एक डिवाइस एपरेटस है, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उसको भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इस डिवाइस में देखिए, ये एक वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये एमीटर है, यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर ये कंफर्म करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल के सरफेस से टकराया है। देखिए ये मेटल सरफेस है, यहाँ लाइट स्ट्राइक करेगा, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगा इस पर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एनिमेशन प्ले हो रहा है, आप इस एनिमेशन को देखिए और समझिए। जैसे ही सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक किया, जैसे ही स्ट्राइक हुआ,
तो इसमें के प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें स्टिमुलेट होना स्टार्ट हुआ, स्टिमुलेट, और इलेक्ट्रॉन्स देखिए ये किधर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया, इस प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह का सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उससे क्या प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यहाँ पे घटना हुई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया गया। आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम इसको डिफाइन करके बताते हैं सारी चीजों। देखिए यहाँ पे भी वही बातें हैं, बस डिफाइन करके बाबू आपको समझा देते हैं। क्या है कि व्हेन लाइट हैविंग certain minimum frequency strikes, yes, strikes on the surface of, on the surface of highly reactive metal, highly reactive metal like, क्या सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, सीजियम, एटसेट्रा। देन क्या होगा, समझिए बात, जब लाइट जिसका वेवलेंथ क्या है, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है, तो लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगा एक्टिव मेटल के सरफेस पे, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, और इस घटना को हम लोग कहते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, या फिनोमिनन भी कह सकते हैं, है ना। एंड दिस फिनोमिनन, इफेक्ट लिखो चाहे फिनोमिनन लिखो, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको कहते हैं। आइडियल लग गया, मैंने क्या कहा कि जैसे ही सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होगा, और वही घटना हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल सरफेस का, और एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ से स्ट्राइक किया। ये लाइट कैसा है, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे ही ये सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक किया तो इस लाइट के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फोटॉन। याद रखना, इस लाइट के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये तुम्हारा कौन हो गया, फोटॉन। अब ये फोटॉन जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोलाइड करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, टक्कर मारेगा। और जैसे ही टक्कर मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होता है बाहर। तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है। और ये जो इफेक्ट है या फिनोमिनन है, इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ स्ट्राइक किया। तो ये जो डिटेक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ तक बता देगा, मैंने एक्सप्लेन किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हुए। ठीक है, ये आइडिया आपको लग गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन भी मैंने भी बताया आपको कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो आप इसका एप्लीकेशन सोलर पैनल बनाने में कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा में इसका एप्लीकेशन है, मोशन सेंसर जो कैमरा होता है, पोजीशन सेंसर कैमरा होता है, में इसका यूज। चलिए अब हम और भी कुछ टर्म्स होता है इससे रिलेटेड, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही। तो देखिए
the certain minimum frequency which cause photoelectric effect in a metal in photoelectric effect, है ना, on the surface of on the surface of a metal is called, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट है जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, इसको न्यू नॉट कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है ना, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां लिख देंगे कि द वेवलेंथ, द wavelength corresponding to threshold frequency is called threshold wavelength। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसको क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और इसको क्या से डिनोट किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय क्या से? लैम्डा नॉट से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो एनर्जी होगा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और लिखेंगे क्या? द एनर्जी corresponding to threshold frequency is called, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, या एक और नाम है इसका वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन भी इसको कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू लिख के, नॉट लिखा रहता है। ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको तीन चीजें बताई है ना, तीन चीजें क्या क्या मैंने बताया जरा सा सुन लो। देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ जिसको किससे रिप्रेजेंट किए। देखिए एक मैंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किए? न्यू नॉट से। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसको क्या कहा जाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ कहा जाएगा, जिसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा नॉट से। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एनर्जी होगा उसको हम लोग थ्रेशोल्ड, है ना, एनर्जी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या इसी का नाम वर्क फंक्शन भी है जिसको डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इसको आप ना समझ लो अच्छे से। फिर से एक बार बता देते हैं कि जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट का जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाएगा, या उसी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, तो आप कहेंगे वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घटना के दौरान, तो इलेक्ट्रॉन उस
मेटल के सरफेस से क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सारी चीजें। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी हम यहीं पे कंक्लूड कर देते तो अच्छा रहता है ना। देखिए समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा फॉर्मूला क्या है, कि मान लीजिए कि अगर हमें ये पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, हम चाहते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालें। मान लीजिए कि आपके पास ना इसका वैल्यू पता है, हम चाहते हैं कि ये वाला वैल्यू निकाले, तो कैसे निकलेगा? तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सी बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेंगे, लैम्डा नॉट निकल जाएगा। और अगर एनर्जी बोलेगा निकालने के लिए, वर्क फंक्शन, ये कितना होगा, तो उसी तरह से आप कह सकते हो कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाते समय। आपको बातें समझ आ गई होंगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना होगा बाबू, ये गिवन है, देखो ये क्या है, गिवन है। और आपको अगर इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, इसके करस्पॉन्डिंग ये निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, आपका काम हो जाए। ठीक है, आगे अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक टेलीकॉम कंपनी ने एक रूल बनाया, अगर आपके मोबाइल में सिम में रिचार्ज 1 रुपया मिनिमम है, 1 रुपया कहने का मतलब 100 पैसे हैं, तो कॉल जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड बात हो सकती, मान लीजिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा रहा तो क्या होगा, कॉल भी जाएगा और बातें और ज्यादा होंगी। 10 रुपया होगा तो कॉल भी जाएगा और बातें भी होंगी। लेकिन अगर आपके रिचार्ज में जो है 50 पैसा है, तो अब ना कॉल जाएगा ना बात होगा। कितना हमने मिनिमम एक पैरामीटर बताया कि 1 रुपया एटलीस्ट होना चाहिए, तो कॉल जाएगा और कुछ सेकंड बात हो सकती। ठीक यहां पर भी है कि जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है तब तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन अगर उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक कराएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटोन अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो कंप्लीट एनर्जी न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को ओवरकम नहीं कर पाएगा। ओवरकम तभी कर पाता है जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उस फोटोन का, वो केस आएगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ केस देखते हैं, 3 केस बनने वाला है। चलिए देखिए 3 केस क्या बनने वाला है। केस 1 पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि सपोज कीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड THRES, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, एक मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, मान लीजिए वो न्यू नॉट है, यानी इतना फ्रीक्वेंसी वाला लाइट मार स्ट्राइक करेगा ना मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब मान लीजिए एक दूसरा बात कि एक इंसिडेंट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मान लीजिए कोई लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है, फॉल कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। मान लीजिए दो तरह का केस हो गया कि एक ये तो फिक्स रहेगा, मेटल का, कोई मेटल है ना, कोई मेटल है और उसका हम कह रहे हैं क्या, कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल का कितना है, न्यू नॉट है। इतना जब मिलेगा तब तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, पक्का है। ठीक है ना बात। जैसे हुआ, समझो बात को, मान लो ये तुम्हारा मेटल का सरफेस है, ठीक, तो इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लाइट स्ट्राइक किया, ये जो लाइट है ना इसका फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, न्यू नॉट है, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा इजेक्ट हो जाएगा बाहर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा।
ऐसे ही करके इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स होंगे, और प्रत्येक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी उसी तरह से निकालता जाएगा, प्रत्येक टकराएगा निकालता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये केस हटा दिए, अब हम मान लिए कि एक लाइट स्ट्राइक कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कहा जा रहा है नहीं निकलेगा। वही हमारा केस वन बनेगा, क्या कि इफ, केस वन क्या है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी न्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जितना से निकलता है उससे अगर कम हो तब, देन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डोंट इजेक्ट, डोंट इजेक्ट, डोंट इजेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। क्या इसका मीनिंग निकला कि अगर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होगी। तो याद रखिएगा क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होती है। बात समझ गए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं होगी, कब? जब ऐसा केस होगा तब। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब केस टू देखिए। केस टू में क्या है कि अगर ये इक्वल रहा तो तब तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इंसिडेंट लाइट वाला रिजल्ट के अगर इक्वल हो जाए फ्रीक्वेंसी के, तब क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, गेट इजेक्टेड, है ना, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी जो होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह रहे हैं कि अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। ये दो बातें हुई। अब एक तीसरी बात है, ठीक है, तीसरी बात क्या है समझ लीजिए। थर्ड बात क्या है? नंबर थ्री, थर्ड है, ये कहता है कि अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड एंड दे हैव कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैव कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी, और उसमें क्या होगा? कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर ये कहा जाए दिस इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो बोलना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होगी और उसमें कंसिडरेबल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, यानी इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। मेरी बात समझे? ये तीन केस बनते हैं, आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके आगे का पॉइंट और समझते हैं। देखिए, अब थर्ड वाले केस से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कि व्हेन, समझिएगा बात, कि व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब का केस हम लोग लेकर के डिस्कस करेंगे। व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तब का केस लेकर डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ना दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। एच न्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां जो एक्सेस एनर्जी हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्सेस एनर्जी निकलेगा। तो एक्सेस एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन is get imparted to, excess energy of photon uh, is imparted to, imparted to photoelectron, photoelectron, electron as काइनेटिक एनर्जी। यानी जो एक्सेस एनर्जी यहां पर आएगा वो हमारा क्या होगा?
कि वो एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा एक्सेस एनर्जी बराबर एक्सेस एनर्जी है बराबर कितना, ज्यादा में से कम को घटाओ, एच न्यू माइनस कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब ये एक्सेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट हो गया कैसे, एज अ काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। तो ये जो इक्वेशन बन करके आया, इस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच, कॉमा ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपको। आपको पहले से ही पता है ना एक बात, कि न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच, और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट। तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसी कॉमन ले लेंगे, एच सी बाहर आ गया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है। जिस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वैसे भी तरह से ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आज समझ आ गई, दिस इज ऑल्सो फोटो। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आइंस्टीन ने दिया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये मैं बोल ही रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है, तो सोलर पैनल में इसका एप्लीकेशन होता है। जिसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी को, यानी सनलाइट की एनर्जी जो है, जैसे ही सनलाइट फॉल करेगा सोलर पैनल के ऊपर, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर पैनल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना का एप्लीकेशन किया जाता है। फिर जो मोशन सेंसर और पोजीशन सेंसर होता है, वो कैमरा होता है, उसमें यूज होता है। फिर डिजिटल कैमरा है जो डिफरेंट कलर को रिस्पॉन्ड करता है, वैसे उसमें फोटो सेंसर लगे हुए होते हैं। इन सब जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना का एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन के आधार पर। चलिए देखते हैं क्या सब दिया है, पहले लिख लेंगे, उसके बाद तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल का इतना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर वो लाइट फॉल करे मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का जीरो। याद रखेंगे इस बात को। तो क्वेश्चन में है क्या गिवन, क्या है गिवन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। एक मेटल के लिए कितना लिखा है, देखिए 7 × 10⁻14 पर सेकेंड, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये गिवन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, है ना, या इजेक्टेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। अब कहा जा रहा है क्या, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अब जो एक स्ट्राइक करेगा वो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा, दिस विल बी न्यू। तो ये कितना है, तो कहा जा रहा है दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻15 पर सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 10 × 10⁻14 पर सेकेंड। बात बराबर आएगा, 10⁻15 आएगा सॉल्व करके। तो ये है 7 × 10⁻14। बात ध्यान ध्यान देना, ये 7 × 10⁻14।
और ये कितना है 10 गुना 10 का पावर 14। तो दोनों में से कौन ज्यादा है? निश्चित है कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है। तो इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि न्यू जो है ज्यादा है किससे? न्यू नॉट से। देखो ये है 7 गुना 10 का पावर 14, ये है 10 गुना 10 का पावर 14। कौन ज्यादा है बाबू? तो न्यू ज्यादा है किससे? न्यू नॉट से। समझ आ गई मेरी बात? न्यू ज्यादा है किससे? न्यू नॉट से। तो अब ज्यादा है तो आपको पढ़ाए है ना अभी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना भी होगी और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी कुछ कंसिडरेबल आएगा वैल्यू। तो वही कहा जा रहा है कि बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग लिख देंगे अप्लाइंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। ये अप्लाई को लिख देंगे क्या? वी नो, क्या हम लोग जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वी नो आइंस्टीन्स, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? कि जैसे अभी आपने तो देखा ही है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए तो दिखा के बता देते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि क्या है फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये है हमारा फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, अगर एच न्यू नॉट है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको। तो एच बाहर ले लोगे तो न्यू माइनस कितना हो जाएगा? न्यू नॉट हो जाएगा। एच का वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई, अब न्यू माइनस न्यू नॉट है, न्यू पहले ये वाला रख दो, 10 गुना 10 का पावर 14 गुना 10 का पावर 14, अब माइनस न्यू नॉट रख दो बोला 7 गुना 10 का पावर 14, ऐसा कर दो। और यहाँ पे यूनिट लिख दो पर सेकंड, तो सेकंड पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा ना, सेकंड पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जूल में आएगा। तो देखो निकालो इसको, 6.6 गुना 10 का पावर माइनस 34 इंटू, देखो 10 का पावर 14 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, 10 माइनस 7 बचेगा, 10 में 7 गया कितना? 3। तो कितना आया? 3 गुना 10 का पावर 14 जूल, जबकि सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या आंसर निकालेंगे भाई? तो दिस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड 14, कितना? माइनस 20 जूल। ये आंसर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का। यानी कि एक जैसे जैसे ये इस तरह का केस फॉलो होगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। अगर मान लो बोलता 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें 1 मोल से गुना कर देते, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले फिर से हम लोग वही करेंगे, गिवन लिख देना है। गिवन क्या है? गिवन देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सीजियम मेटल। वेवलेंथ इसका कितना है? 4000 एंगस्ट्रम है, 4000 एंगस्ट्रम है। अब कहा जा रहा है क्या सीजियम मेटल का है ये, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, है ना। तो एनर्जी बोल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की ही बात बोला जा रहा है। ये जो है कौन सा एनर्जी की बात बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। और फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, जबकि क्रिटिकल वेवलेंथ दिया है, क्रिटिकल वेवलेंथ का मतलब होता है वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट दिया हुआ है कितना? 6600 एंगस्ट्रम दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, यही है। तो हम लिखेंगे क्या? वी नो दैट, वी नो दैट, क्या हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है कितना? एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अभी हमने एक फॉर्मूला ऐसा निकाला है ना, अभी वही लिख दिए हैं। तो दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एच सी का वैल्यू रख देंगे 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8,
है ना, इनटू 1/λ है। तो 1/λ का मतलब कितना हो गया, 1 और ये है 4000 एंगस्ट्रम है, तो देखो ना इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 4000 एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻3, ये 1000 की वजह से, और एक एंगस्ट्रम में हो गया 10⁻10 मीटर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 × 10 कितना, ये जोड़ोगे तो -7 मीटर आएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी निकालोगे, है ना। तो 4 × 10⁻7 लिखा जाएगा, 4 × 10⁻7, फिर -1/, ठीक इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो फिर वहां भी करिए, इसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, तो करिए। तो इसमें आएगा -1 ये है 6600 एंगस्ट्रम। तो 6600 लिख दो, यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं, 66 फिर 00 है, इंटू 10⁻10 है। तो ये हो गया इतना। तो ये जो सॉल्व करोगे इतना जूल आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर जो क्रिटिकल वेवलेंथ लिखा है वो एक्चुअल में क्रिटिकल वेवलेंथ ड्रेजोल्ड वेवलेंथ को ही कहते हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दे दिया 4000 एंगस्ट्रम, ठीक, उसको हमने चेंज कर दिया है मीटर में। फिर क्रिटिकल वेवलेंथ दे दिया है, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है। इसी इक्वेशन को लिखकर सारा वैल्यू डालिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है क्या और देख लेते हैं। और तो है नहीं इसमें क्वेश्चन, हम लोगों ने अभी जितना डिस्कस किया वो आपका कंप्लीट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि जिस तरह से लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक उसी प्रकार से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन में भी ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या, लुइस डी ब्रॉगली वेवलेंथ थ्योरी पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों हम लोग एक साथ अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।